ऑल राइट एवरीवन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझ लिया था। मैनेजमेंट स्टार्ट होती है प्लानिंग के साथ, हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि हमें अचीव क्या करना है, फिर उसके बाद उसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, कौन क्या क्या करेगा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में करते हैं। इसके बाद हमें ये चीज़ देखनी होती है कि काम पूरा करने के लिए हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, नहीं तो फिर हमें और स्टाफ हायर करना पड़ता है। फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि सब लोग अपना अपना काम ठीक से करें। फिर जब सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ हम कंट्रोलिंग करके चलते हैं, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ वॉट मैनेजमेंट मीन्स। नाउ व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ दैट, किन बातों का हमें ध्यान रखना है मैनेजमेंट के टाइम में, वो ये है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट करा जाता है किसी पर्पस के पीछे। गोल क्या है? क्या आपको 20% से सेल्स इंक्रीज करनी है? क्या आपको 10% से प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है? क्या आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोशन, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोशन करके सेल्स को इंक्रीज करना है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? दैट शुड बी determined at first. Then you need to work on that objective. ठीक है, so management is done with some objective in the mind of people in the organization. जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं उन लोगों को उनके सबके काम पता है। सेल्स मैनेजर को अपना काम पता है, प्रोडक्शन मैनेजर को अपना काम पता है, फाइनेंस मैनेजर को अपना काम पता है। तो वो सब लोग बट मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। अगर हमें 20% से सेल्स इंक्रीज करनी है तो ये गोल सिर्फ सेल्स वालों का नहीं है, फाइनेंस वालों का भी है, मार्केटिंग वालों का भी है, प्रोडक्शन वालों का भी है, एचआर वालों का भी है, सबका गोल एक ही हो जाता है फिर, राइट। तो इट इज़ नॉट लाइक कि जो गोल होते हैं वो सेपरेट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं, एक कॉमन गोल होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पार्ट्स में, ताकि वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करें मेन गोल के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके गोल्स होते हैं तभी तो वो एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल नहीं है वो एग्जिस्ट क्यों करेगी, राइट। और गोल्स को सिंपल वे में और क्लियरली स्टेट करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे कि एक रिटेल स्टोर का क्या गोल हो सकता है कि उनको सेल्स बढ़ानी है, एक फैक्ट्री का क्या गोल हो सकता है कि उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, राइट। एक होलसेलर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का क्या गोल हो सकता है कि उनको डिस्काउंट के थ्रू सेल्स को इंक्रीज करना है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर निकाल के जिससे लोग इम्पल्स बाइंग करें कि हाँ खरीद ही ले, कैसे भी करके प्रोडक्ट ले जाएं। तो सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो यूनाइट करता है उनके एफर्ट्स को, ताकि जो अलग अलग लोग हैं कंपनी में वो एक डायरेक्शन में जाएं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स किस चीज़ की बढ़ानी है? वॉशिंग मशीन होगी, टीवी होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, फ़ोन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में तो ये सब होता है। तो वो एक शोरूम है जिसमें सबकी ऑब्जेक्टिव कॉमन है कि सेल्स को बढ़ाना है। तो इसीलिए जो वॉशिंग मशीन का सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो भी सेल्स के पीछे ध्यान रखेगा, एसी में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी सेल्स का ध्यान रखेंगे, फाइन। स्मार्टफोन भी जो एग्जीक्यूटिव्स बेच रहे हैं वो भी सेल्स का ध्यान रखेंगे। तो ओवरऑल सबको सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी, तभी जाके तो 20% से सेल्स बढ़ेंगी, या फिर सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट बेचने से सेल्स बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सबका गोल एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। कि हाँ हम जब अपने डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो ओवरऑल गोल अचीव हो जाएगा। आई होप यू गेट इट नाउ। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल होती है उसको हम परवेसिव बोलते हैं। फुटबॉल टीम में जो पूरी टीम होती है, ठीक है, वो मैनेजमेंट करते हैं वहाँ पर भी, कि अटैक कौन करेगा, डिफेंस कौन करेगा, गोलकीपर कौन होगा, इट इज़ ऑल मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। स्कूल में भी जब आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी मिलती है, लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कोई प्रोजेक्ट आपको अगर मिलता है तो हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। तो मैनेजमेंट वहाँ पर भी एप्लीकेबल है, आपको मैनेज करना है कि कौन पीपीटी बनाएगा, कौन बेसिकली मटेरियल कलेक्ट करेगा, कौन टाइम डिसाइड करेगा कि कब कौन क्या क्या बोलेगा। तो और कंपनी में भी मैनेजमेंट अप्लाई होती है, फिर चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट एंड ऑल, चाहे वो मिडल लेवल मैनेजमेंट हो, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, चाहे वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट हो, सुपरवाइजर्स, ऑपरेशंस मैनेजर, फोरमैन,
तो ये आपका बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है। जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ लोग आ जाएंगे, फुटबॉल टीम में ग्रुप है उन टीममेट्स का, तो वहाँ मैनेजमेंट आ जाएगी। आपको कोई ग्रुप में काम दिया स्कूल में कि एक प्रोजेक्ट बनाओ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे 4-4 लोगों के ग्रुप में, तो वहाँ पर ही मैनेजमेंट आ जाएगी, वहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो गया। एक कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे लोग होते हैं, वहाँ मैनेजमेंट करते हैं वो लोग। मिडल लेवल पे मैनेजर होते हैं, वो लोग भी मैनेजमेंट करते हैं। बॉटम लेवल पे भी मैनेजर होते हैं, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ पर मैनेजमेंट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, किसको क्या क्या करना है पता ही नहीं होगा। भाई पता होना चाहिए ना कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, कि रिलेशनशिप कैसे क्लियर होगा, मैनेजमेंट के थ्रू तो क्लियर होगा। कौन किसके ऑर्डर मानेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। तो मैनेजमेंट इसीलिए हर जगह अप्लाई करी जाती है, ताकि पता हो किसका क्या रोल है टीम में। फुटबॉल टीम के अंदर सबके रोल अलग अलग होते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है कि उनको मैच जीतना है। आप लोग जब स्कूल में प्रोजेक्ट बनाओगे, पीपीटी बनाओगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगी आपकी टीम को हाईएस्ट मार्क्स मिलने चाहिए। सेल्स मैनेजर जब अपने डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट करेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें जो टारगेट मिला है वो पूरा होना चाहिए। तो जहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंबर्स आ जाएगा, वहाँ मैनेजमेंट लगेगी। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि मैनेज करने में ज़रूरी होती हैं एंटरप्राइज में, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन रहती हैं, है ना। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तो होगी होगी, फिर चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक मतलब पार्टनरशिप फर्म, या कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहाँ जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। देन कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए और बाकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, तो हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। पता होता है ना भाई कौन किस पोजीशन के लिए इलेक्शन में अपना नाम नॉमिनेट कर रहा है, तो सबको पता होना चाहिए, वरना बाद में तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक कैंडिडेट, जो लोग इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि कौन किस पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। एक पेट्रोल पंप में उतनी ही मैनेजमेंट लगती है जितनी एक हॉस्पिटल और स्कूल में लगती है। पेट्रोल पंप में देखो क्लीनिंग कौन करेगा, पेट्रोल कौन रिफिल करेगा, वहाँ पे टायर्स में एयर कौन रिफिल करेगा, फाइन पोल्यूशन कहाँ पर आप अपनी व्हीकल का चेक करवा सकते हो। तो पेट्रोल पंप में भी हर एक पर्सन का काम ऑर्गेनाइज्ड होता है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर का काम अलग है, नर्स का काम अलग है, ठीक है, पियोन्स का काम अलग है, स्कूल के अंदर टीचर अलग हैं, ठीक है, और टीचर में भी फिर बहुत हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ठीक है, कैबिनेट इंचार्ज कौन है। तो एवरीथिंग इज डिटरमाइंड एट स्कूल एज वेल। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेल्स मैनेजर को पता है कि मेरे को अपनी टीम मैनेज करनी है, प्रोडक्शन मैनेजर, तो मतलब मैनेजमेंट हर जगह लगती है, क्योंकि पेट्रोल पंप में लोग होते हैं, हॉस्पिटल में लोग होते हैं, स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, लोग होते हैं। इसीलिए पता होना चाहिए कि किसका क्या क्या काम है, तभी मैनेजमेंट। जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, वहाँ पर एक क्लैरिटी चाहिए होती है कौन क्या क्या काम करेगा। देखो जो मैनेजर्स इंडिया में करते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, वो सेम होता है जो यूएसए, जर्मनी, जापान में किसी भी कंट्री में जो मैनेजर करते हैं वो सेम होता है, बट वो उसको करते कैसे हैं वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, हिस्ट्री अलग है, रिलीजियन अलग है लोगों के। तो इसलिए मैनेजमेंट तो वही है कि आपको लोगों को मैनेज करना है, जो आपकी टीम है आपको अपनी टीम को मैनेज करना है, बट हर एक कंट्री में लोग अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। Management is multi-dimensional. Now, if you can see on your screens right here that management की dimensions तीन है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है एक से ज़्यादा डायमेंशन। तो आप देख रहे हो मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे कैलकुलेटर बनते हैं। अब उस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो फैक्ट्री का ओनर है, सीईओ, और उनके साथ में ही उनके एक पार्टनर हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो सीईओ और एमडी हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं। फिर मिडल लेवल पे उन्होंने सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर रखे हुए हैं। फिर बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर हैं जो वर्कर्स मशीन पे काम करते हैं, वो उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको डेली काम बताते हैं। तो अब इस फैक्ट्री में मैनेजमेंट हो रही है, वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से हो रही है। कैसे हो रही है सर? सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सीईओ और एमडी को पता है कि उनका काम क्या है, सेल्स मैनेजर को पता है उसका काम क्या है, फाइनेंस मैनेजर को पता है, सारे मैनेजर को पता है उनका काम क्या क्या है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो सेल्स मैनेजर अपनी टीम को मैनेज करेगा ताकि उसकी टीम में अगर किसी असिस्टेंट को प्रमोशन चाहिए या फिर ट्रांसफ़र चाहिए तो उनको भी अपनी जगह पर पहुंचाना है।
इसके अलावा अगर किसी को उनकी सैलरी में हाइक चाहिए, बोनस चाहिए, तो उनको बताना है क्या क्राइटेरिया है, उनको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, या जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो मतलब इन शॉर्ट लोगों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को मैनेज करेगा, सुपरवाइजर्स वर्कर्स को मैनेज करेगा, उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो रिजॉल्व करेगा, राइट। तो लोगों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है सबको, वरना कन्फ्यूजन रहेगी किसको क्या क्या काम करना है। और कभी अगर आर्ग्यूमेंट्स हो भी जाती हैं तो सेटलमेंट करवाने का काम सुपीरियर का होता है, जो टीम लीडर होता है। फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस होते रहे, कैलकुलेटर बनते रहेंगे। लोगों को जब पता होगा कि काम क्या क्या करना है, और लोग जब एक दूसरे को मैनेज करते हुए चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर बन के आते रहेंगे, है ना। ये तो बात मानते हो। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या कि वो कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है कि दिस ऑपरेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऑपरेशन तभी पॉसिबल हो पाएंगे फैक्ट्री में जब लोगों को पता होगा उनका काम क्या है और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है सर, तो अब ज़रा इसको हम अच्छे से रीड करते हैं, एक थोरो रीडिंग देते हैं इसको। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 डिमेंशंस। ठीक है, 1 2 3 जो हमने ऊपर देखी है अभी। ठीक है, पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो होते ही है ना। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, हमारे एग्जाम्पल में भी क्या हुआ था, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर हुआ था। गारमेंट स्टोर में कस्टमर गारमेंट खरीदता है। ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। फाइन। मैनेजमेंट इन वर्क को ट्रांसलेट करता है गोल में जो अचीव करने हैं। ठीक है, और कैसे अचीव करने हैं। फाइन। गारमेंट स्टोर वालों का टारगेट है कि हमें इस मंथ में 30% से सेल्स बढ़ानी है। फैक्ट्री वालों का टारगेट है कि हमें 30% से कैलकुलेटर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और सेम कॉस्ट पे बढ़ाना है। तो उसकी प्लान तैयार करेंगे, लेआउट तैयार करेंगे, कैसे वो हो सकता है, राइट। तो ये करा जाता है, क्या प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है, सेल्स बढ़ानी है। तो ये प्रॉब्लम है कि सेल्स नहीं हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है, जितनी डिमांड में है उससे कम हमारी सप्लाई है, तो सप्लाई बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है। और क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे बढ़ाई जाएगी प्रोडक्शन, कौन से रिसोर्सेज हम इंक्रीज करेंगे, राइट। क्या प्लान हम एस्टैब्लिश करके चल रहे हैं, कितना बजट हम लेके चल रहे हैं, कितने रेवेन्यू आएंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कौन क्या क्या करेगा, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी कितनी अथॉरिटी होगी, कौन कितनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है। एवरीथिंग इज टू बी नोन इन एडवांस। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पता होना चाहिए किसको क्या क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पीपल हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट है। देखो वैसे एसेट वर्ड सुन के लगता है जनरली प्लांट, मशीन, फर्नीचर एंड ऑल, बट ह्यूमन बींग्स भी एक एसेट ही होते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज, स्किल सब उनको एक एसेट बनाती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बट आज भी लोगों से काम करवाना काफ़ी मुश्किल काम है। आज भी लोग काम नहीं करना चाहते, बस उनको पैसों से मतलब है। तो इसीलिए एक अच्छा मैनेजर वो है जो लोगों को मैनेज कर पाए। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि लोगों के साथ उसको डील करना है एज इंडिविजुअल्स, क्योंकि सबकी अलग अलग नीड्स है। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को बोनस चाहिए, किसी को किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र चाहिए, किसी को नाइट शिफ्ट चाहिए, डे शिफ्ट नहीं चाहिए। तो एक मैनेजर, मतलब जो भी अब मैनेजर है उस पर्सन का जिसकी डिमांड्स हैं, उस मैनेजर को अपने जूनियर की डिमांड्स का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंडर में कोई जॉब, सपोज आई ज्वाइन अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेल्स मैनेजर, मुझे एक टीम मिलती है 2 असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के साथ। एक का ऑब्जेक्टिव है कि उसको किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र चाहिए, एक का ऑब्जेक्टिव है कि उसको किसी दूसरी ब्रांच में प्रमोट होकर जाना है एज अ सेल्स मैनेजर। तो मुझे उनकी डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि जो मेरे अंडर ट्रांसफ़र वाला पर्सन है वो ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो, और जिसका प्रमोशन होना है वो प्रमोशन के लिए तैयार हो। तो मैं एक मैनेजर हूँ और मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना है कि उनकी अलग अलग नीड्स हैं, उनकी डाइवर्स नीड्स हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं भूलना कि हम एक ग्रुप हैं, उनकी जो नीड्स हैं अगर मैं वो ध्यान दूंगा तो मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि उनके अपने क्या गोल्स हैं, मुझे इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि हमारी ग्रुप गोल्स क्या हैं। जब तक टीम के गोल्स अचीव नहीं होंगे तब तक मैं उनके इंडिविजुअल गोल्स कैसे अचीव करवा पाऊंगा, राइट। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये टास्क होता है कि वो हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाने में। जब टीम मिलके काम करेंगी तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो पाएंगे। लोगों की स्ट्रेंथ को ज़्यादा आगे रखो, और जो उनकी वीकनेसेस हैं वो उनको रियलाइज ही मत होने दो कि तुम्हारी कोई वीकनेस भी है। तो अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ के साथ उनसे काम ले लेते हो तो इस चीज़ की वजह से
गोल्स का अचीव होना बहुत आसान हो जाता है। अब जब देखो लोगों को पता होगा किसको क्या क्या करना है, और इससे आपका जो मैनेजर है वो अगर आपको अच्छे से मैनेज करता है, आपकी बात सुनता है और आपको जो भी वो बातें बताता है वो आप फॉलो करते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी टीम का जो भी गोल है वो अचीव होता रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सही से चलते रहेंगे, है ना। हमारी फैक्ट्री में कैलकुलेटर का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि हमें कैलकुलेटर्स बनाने हैं, तो कैलकुलेटर्स बनाने के लिए पहले तो लोगों को पता होना चाहिए किस मैनेजर को क्या करना है। फिर इसके बाद जो भी मैनेजर्स हैं उनको अपनी टीम का पूरा ध्यान रखना है कि उनके जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए और जो ग्रुप नीड्स हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है सर, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर बनते रहेंगे, मैनेजमेंट अपना होती रहेगी कैलकुलेटर की। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ कुछ तो बनता ही है ना, या तो कि प्रोडक्ट मिलेगा या तो कोई सर्विस मिलेगी, तभी तो वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पा रही है। अब इस चीज़ की वजह से हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो हमें इनपुट चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, आई नीड अ लैपटॉप, आई नीड अ पेन टैप फॉर राइटिंग डाउन, आई नीड द सॉफ्टवेयर, सो दीज आर इनपुट्स through which I am teaching you, including the internet connection, the main thing. Similarly, in a factory, they need inputs to make output. कैलकुलेटर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पेंट चाहिए और भी जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वायर वगैरह है ना, कॉपर वगैरह, वो सब चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी टू मेक कैलकुलेटर। तो वो इनपुट है और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे ताकि आप डिज़ायर्ड आउटपुट, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कैलकुलेटर आप बना पाओ फॉर कंजम्पशन, ताकि लोग वो खरीदें, यूज़ करें, कंज्यूम करें। ठीक है, तो ये इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ। तो कभी कभी ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर, लेट मी चेंज द कलर। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ डैश प्लस मैनेजमेंट ऑफ डैश। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस अच्छे से हो, कैलकुलेटर अच्छे से बने, तो कैलकुलेटर को अच्छे से बनाने के लिए सबसे पहले तो लोगों को बताओ उनको करना क्या क्या है, किसका क्या क्या काम है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क अच्छे से रखो, और जिस पर्सन का जो भी कंसर्न है, जिसको प्रमोशन चाहिए, जिसको ट्रांसफ़र चाहिए, और सेल्स डिपार्टमेंट के टारगेट्स अचीव होने ज़रूरी हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टारगेट्स अचीव होने ज़रूरी हैं, तो लोगों को मैनेज करो। लोग जब तक मैनेज नहीं होंगे तब तक वो लोग लेज़ी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में लेस इंटरेस्टेड रहेंगे। सो दैट्स वाई लोगों को मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, लोग मैनेज होते हैं और उनको पता है उनको क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर बनते रहेंगे अच्छे से। सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट इज़ 3D। मैनेजमेंट 3 डायमेंशनल है, 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने एक पाई डायग्राम में भी अभी पीछे देखा था ना। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस ऐसे हैं। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। ठीक है, पहले प्लानिंग करते हो आप, कलर चेंज करो, पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर आप स्टाफिंग करते हो, फिर आप डायरेक्टिंग करते हो, फिर आप कंट्रोलिंग करते हो, और ये चीज़ चलती रहती है। मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस है, कॉम्पोजिट है, मतलब मिक्सड है, बट अलग अलग फंक्शंस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा जब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, दे आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शंस जो हैं ये सारे मैनेजर्स को करने होते हैं, कोई भी मैनेजर हो, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सबको ही करने होते हैं। मैनेजर का काम होता है इन फंक्शंस को कैरी आउट करना। फाइन, तो कॉन्टिन्यूस है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट अप्लाई करनी होती है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में जो भी आपकी टीम है उनको ग्रुप में काम करना है। अगर लोग इंडिविजुअली काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब देखो ये चारों कितने अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एक पर्सन भी पीछे हो जाएगा तो इनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए अगर सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन वालों की भी हेल्प चाहिए, फाइनेंस वालों की भी चाहिए, मार्केटिंग वालों की भी चाहिए, और अगर स्टाफ कम पड़ रहा है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, तभी सेल्स बढ़ पाएंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। किसी को करियर के लिए जॉब करनी है, किसी को पैसों के लिए जॉब करनी है, किसी को ट्रांसफ़र लेना है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, तो सबकी अलग अलग नीड्स हैं।
हर एक मेंबर, बट देखो सबका पर्पस जो होता है वो अलग अलग ज़रूर हो, बट जब वो एक टीम, जब वो कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं, तब वो इकट्ठे काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो पूरा कर पाएँ, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर पाएँ। इसके अंदर टीम वर्क लगता है, कोऑर्डिनेशन लगती है, इंडिविजुअल एफर्ट लगता है एक कॉमन डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को भी ये चीज़ देखनी है कि सारे मेंबर्स अच्छे से ग्रो करें, डेवलप करें अपनी नीड्स को, और अपॉर्चुनिटीज़ देखो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर आज असिस्टेंट सेल्स मैनेजर असिस्टेंट की जॉब कर रहा है और अगर सेल्स मैनेजर ने हॉलीडे ले लिया, तो फिर उसकी पोजीशन कौन लेगा? असिस्टेंट ही लेगा ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती रहती हैं, ये सामने आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैनेजर्स अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं, उनकी करियर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो साथ मिलके काम करना है। फाइन, अगर कभी कोई हॉलीडे भी कर लेता है तो उसका काम आप कर लो, थोड़ा बहुत जितना मैक्सिमम कर सकते हो, राइट। तो इससे ये तो नहीं होगा कि आप ज़्यादा थक जाओगे या फिर आपको प्रेज नहीं मिलेगा या आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल मिलेगा प्रेज, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा अगर आप अच्छे से काम कर जाते हो तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सबको साथ मिलकर काम करना होता है, अकेले कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकता। मैंने बताया सेल्स को बढ़ाना है तो फिर सारे डिपार्टमेंट्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। देखो डायनेमिक का मतलब होता है जब चीज़ ऊपर नीचे जाती है, स्टैटिक का मतलब होता है जब वो बैलेंस्ड होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पर काम स्टेबल चलता हो, स्टैटिक चलता हो। अब वैसे भी कोरोना वायरस के टाइम में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है दैट अभी, क्योंकि हम 2021 में जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इट इज़ 2021 एंड इन्वायरमेंट इवन इससे भी ज़्यादा डायनेमिक होगा। जितना आपको एक ग्राफ में शो हो रहा है, इससे भी शायद कई ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट हो चुका है, चेंजिंग ऑन अ वेरी रैपिड स्पीड। कब लॉकडाउन हो जाए, कब बिजनेस में किस में क्या चेंज आ जाए, नो वन नोज। तो एक्चुअली इन्वायरमेंट इज़ वेरी मच डायनेमिक। तो मैनेजर्स को पॉलिसीज़ बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेसेस को मना कर दिया जाए कि आपको 1 मंथ तक ऑफलाइन बिजनेस नहीं करना है, आपको जो भी करना है वो ऑनलाइन करना है, तो जितने भी बिजनेसेस ने अपनी प्लान्स बनाए होंगे प्रमोशन के, सपोज करो किसी ने सोचा हुआ था कि हम पैम्फलेट्स बांटेंगे, बट जब बिजनेस ही ऑनलाइन होना है तो पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करो। तो इसीलिए मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है जिसको अडेप्ट करना पड़ता है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। बाहर अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया बिजनेस ऑफलाइन नहीं करना, ऑनलाइन करो, तो इस चीज़ की 1 महीने के लिए तो इन्वायरमेंट चेंज हुई तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा वैसे कि हाँ अब तो ऑनलाइन ही करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, जहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट मैटर करती है, लोगों के क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या टेस्ट हैं, क्या उनकी हैबिट्स हैं, क्या कल्चर है, क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हो। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको लोन कहाँ से लेना है, बैंक से लेना है, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लेना है, किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आपको लोन लेना है, और जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो वो कितने प्राइस पे आप कर रहे हो। अब देखो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए, तो फिर काफ़ी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं, कब गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है, कब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है किस बिजनेस के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसा बाहर चेंजेस आ रहे हैं वैसे चेंजेस आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स ने अपने मेन्यू कार्ड में इतने ज़्यादा चेंजेस करे थे जब वो इंडिया में आए थे, क्योंकि इंडिया में हम लोग बीफ नहीं खाते, हम लोग नॉनवेज तो खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, बट हम बीफ नहीं खाते। तो इस चीज़ की वजह से उनका जो बीफ सबसे पॉपुलर उनका आइटम है ओवरसीज़, वो इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने मेन्यू पूरे ही चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ तो लोग वेजिटेरियन ज़्यादातर है, तो यहाँ पर थोड़ा वेज पे ज़्यादा एम्फेसिस रखा जाए। लास्ट, मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को आप बस देख सकते हो कि अगर कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनकी सेल्स अच्छी हैं, प्रॉफिट अच्छा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, तो दैट कंपनी इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड मैनेजमेंट कंपनी। बट अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, सैलरीज टाइम से नहीं मिलती, गोल्स अचीव नहीं कर पा रही है कंपनी, तो वहाँ मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, बट ऐसा फील करा जा सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर रही है तो मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है वहाँ पे, ठीक है।
The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans. तो अगर आपके targets complete हो रहे हैं as per the plans, अगर employees खुश हैं, तो बिल्कुल same example. I didn't even read and we have the same example that if employees are satisfied and there is order lines instead of chaos. मतलब order lines मतलब हर एक चीज़ के proper order है, system है, हर एक चीज़ का एक proper procedure है कि कोई भी चीज़ कैसे होगी, method क्या method adopt करा जाएगा, कोई chaos नहीं है, confusion नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, काम बड़े smoothly हो रहे हैं, तो फिर management अच्छी है, management अच्छी चल रही है. But if not, then management is not at all good. So these are the 7 functions, I mean 7 features of management. These are the 7 features of management. But यहाँ पर मैंने जो short form बनाई है, मैंने वो 6 के साथ बनाई है, MCD GGP. इसका acronym है MCD गंदी गैस पाइपलाइन, MCD गंदी गैस पाइपलाइन, बट इसकी फुल फॉर्म अलग है. मल्टी डिमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव. और एक इंटेंजिबल अलग से है. मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म और दे देता हूँ, विच एवर यू वांट टू रिमेंबर, MCD पिग, MCD पिग. ठीक है. अब परवेसिव आपका इंटेंजिबल इसमें आई आ गया, ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड, एंड पहले के तो पता ही है आपको, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, ताकि आपके ये 7 पॉइंट्स कवर हो जाए. सर आपने यहाँ पर 6 क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ में आ सकता है वो 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आपको 6 पॉइंट्स तो मिनिमम आनी चाहिए ना. ठीक है. बाकी अगर आप और उसके बाद याद रख सकते हो तो वो बहुत ज़रूरी है, ये एडिशनल नहीं है, ये करना ही है. क्योंकि केस स्टडी में अगर ये वाला फीचर आ जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. बट शॉर्ट फॉर्म के लिए 6 तो मिनिमम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर 14 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं, तो हम रीड सारे करेंगे. बट अगर इन एनी केस कोई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया कि डिस्कस एनी 4 और 6 फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स, तो आपको ये 6 मिनिमम तो आने ही चाहिए, MCD एंड GGP. ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, MCD गंदी गैस पाइपलाइन. ऑल राइट एवरीवन.